मध्य प्रदेश में जो पिछली बार 2017 में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो मैथ्स सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, जो एग्ज़ाम मैं आपको बताने वाला हूँ वह 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 के पेपर में मैथ सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पटवारी का सिलेबस भले ही चेंज हो गया है, लेकिन आपको पटवारी के जो पहले पुराने पेपर हैं उन सभी पुराने पेपर को ज़रूर उनको प्रैक्टिस कर लेनी है, उनको ज़रूर देख लेना है। क्योंकि भले ही ये पटवारी का सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन व्यापम द्वारा ही लिया जा रहा है। आपको ये क्वेश्चन हैं व्यापम के ही एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है, इनके पूरे क्वेश्चनों को आपको ज़रूर देखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, 8 संख्याओं का औसत 99 है, सबसे बड़ी दो संख्याओं के बीच का अंतर 18 है, शेष 6 संख्याओं का औसत 87 है, 8 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 8 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 99। ठीक है, इसे हम गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 8 नाम 72, 2 और 8 नाम 72 और 7 नवासी, यानी कि 792। और फिर दिया गया है 6 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 87। इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 522। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर जो 8 संख्याएँ थीं उसमें से 6 संख्याएँ बची, कितनी, 2 संख्याएँ। तो इसे हम माइनस करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 270। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि सबसे बड़ी दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो दो संख्याएँ सबसे बड़ी कौन सी हैं, इनका योगफल कितना है, 270। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो दोस्तों दो संख्याओं का योगफल हमारे पास आ गया है और अंतर है इनका 18। तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल हो जाएगा 270। ठीक है, और इनका अंतर दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, वह दिया गया है 18। यहाँ सर यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और जो आ जाएगा हमारे पास 2x बराबर, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 288। x की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। यही इसका आंसर होगा। तो सबसे बड़ी 8 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो वह होगी x। ठीक है, यही आंसर है इसका। अमन के 3 बहनें और 5 भाई हैं। यदि उसकी बहन शांता ए बहन है और बी भाई हैं, तो गुणनफल ए बी क्या है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, पिछली बार मैथ सब्जेक्ट में पूछा गया था। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अमन, क्या बोला गया है, अमन। अमन के बोला गया है 3 बहन है, तो चलिए हम इसकी सिस्टर कर देती है। सिस्टर के बारे में बोला गया है कितनी है, 3। यहाँ पर हम कर देते हैं 5 भाई, तो ब्रदर कितने बोले गए हैं, 5। ठीक है, 3 बहनें और 5 भाई हैं। यदि उसकी बहन शांता की ए बहनें हैं, तो यहाँ पर सिस्टर कितनी है, 3 है। ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पर यह क्या हुई, शांता। उसकी ए बहन है, ए बहनें कौन सी हो गई, ये दोनों ए बहनें हो गई। ठीक है, और बी भाई हैं, तो बी भाई, भाई कितने हैं यहाँ पर, अमन के बोला गया है भाई 5 हैं। क्या बोला गया है, अमन के 3 बहनें और भाई 5 हैं। तो अगर अमन को भी हम जोड़ लेंगे, प्लस कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे, ये 6 ब्रदर हो जाएंगे, किसकी, सिस्टर की। क्या बोला गया है, शांता की ये बहन है, तो ये बहन हमें मिल गया है, और बी भाई हैं, तो भाई टोटल 6 हो रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे, 6 भाई हो जाएंगे। अब देखते हैं हमें से, तो ए बराबर हमें क्या मिला है, 2 बहनें यहाँ से निकल रही हैं, तो 2 बहनें, और बी बराबर क्या हो रहा है, 6 ब्रदर हो रहे हैं। तो अब इनका पूछा है गुणनफल ए बी का क्या होगा, तो ए इंटू बी बराबर 2 इंटू 6 बराबर 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं ए और बी का महत्तम समावर्तन यानी कि एच सी एफ कितना दिया गया है, 15। फिर निम्न में से कौन सा लघुत्तम समावर्तक हो सकता है। तो यहाँ पर दो संख्या हैं ए और बी, उनका जो महत्तम समावर्तक दिया गया है यानी कि एच सी एफ कितना दिया गया है, 15। ठीक है, हम मान लेते हैं, हम मानते हैं ए बराबर 15 एक्स और बी बराबर 15 वाई। ठीक है, अब हम नियम जानते हैं, नियम हमें पता है क्या होता है,
नियम यानी कि रूल क्या होता है इसका? रूल फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर में क्या होता है? एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, हमें निकालना है एल सी एम। ठीक है, अब यहाँ पर दो संख्या हमने क्या मानी है? 15x और ये माना है 15y। तो लिख लेते हैं हम 15x इंटू 15y बराबर एच सी एफ कितना दिया गया है? महत्तम समावर्तक 15 दिया गया है इंटू एल सी एम। ठीक है, अब यहाँ पे 15 से 15 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 15x बराबर एल सी एम। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर एल सी एम यहाँ पर देखना है, जो 15 का गुणज होगा, क्या 15 का गुणज होगा, ऑप्शन में हमें उसे देखना है। 15 का गुणज क्या हो सकता है? तो 80 15 का मल्टीपल हो सकता है? नहीं। 160 भी नहीं और 140 भी नहीं, ये तीनों मल्टीपल नहीं हो सकते। 120 हो सकता है। अगर हम 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। यानी कि दोस्तों जो 15 का गुणज होगा वह होगा 120, यही इसका एलसीएम होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक घनाभ जिसका आयतन 6x² माइनस 18x है, उसका संभावित आधार क्षेत्र क्या हो सकता है? तो घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर होता है आधार क्षेत्र। अगर आप देखेंगे तो आधार क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, हमें दिया गया है 6x² माइनस 18x। तो हम यहाँ पर जो घनाभ की ऊंचाई है, ऊंचाई मान लेते हैं, ऊंचाई बराबर 6 हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम रख लेते हैं, क्या करना है, हमें क्या निकालना है? घनाभ का आयतन ये होता है, हमें चाहिए इसका आधार क्षेत्रफल, यानी कि ये फाइंड हमें करना है। तो घनाभ का आयतन कितना दिया गया है? 6x² माइनस 18x बराबर में आधार क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। आधार क्षेत्रफल, ऊंचाई हमने क्या मानी है? 6। ठीक है, अब आधार क्षेत्रफल बराबर हमें क्या हो जाए मिल जाएगा? आधार क्षेत्रफल बराबर 6x² माइनस 18x अपॉन 6, ये इस साइड आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ से 6 से 6 एक बार में और यह 3 बार में, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर -3x, जो कि इसकी आधार क्षेत्रफल होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2⁵ अपॉन 2⁵, तो हम इसे कर देते हैं कैंसिल। जब इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ऊपर बचेगी 2⁵। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x² प्लस 7xy प्लस 6y² बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 7xy प्लस 6y², तो इसे हम दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं। 2x² प्लस 7 को हम तोड़ सकते हैं 4xy में और 3xy में। अगर इसे हम जोड़ेंगे तो हमें 7 ही मिलेगा, 7xy प्लस 6y²। ठीक है, अब इसे हम दो भागों में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इस वाले भाग में से हम कॉमन ले लेंगे 2x, यहाँ पर अंदर बचेगा x प्लस यहाँ पर बच जाएगा 2y। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हम यहाँ से ले लेंगे 3y और यहाँ पर अंदर बचेगा तो x प्लस 3 दूनी 6, 2y हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारे पास दो मान आ जाएंगे, एक ये सेम है और एक ये रख लेंगे, तो 2x प्लस 3y यह हमें मिल गया। दूसरा मिला है हमें ये दोनों, तो x प्लस 2y यह मिल गया। अब आंसर दिया गया है यहाँ पर 2xy दिया गया है, लेकिन आंसर इसका यही होगा। आंसर में कुछ ना कुछ यहाँ पर मिसिंग दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों यह आंसर गलत दिया गया है, आंसर इसका यही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औसत निकालिए, सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 4 8 5 13 5 18 2 20 की 0 2 3 4 7 2 9 16 और
ये हो जाएगा 23। तो ये 230 तो डिवाइड कर देंगे हम 5 से, यह चला जाएगा 5 छः को 20 और 25 के 30, तो आंसर आ जाएगा 46। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिकोण CAT में कोण ACT बराबर है किसके, ATC के, और CAT बराबर मान दिया गया है 36 डिग्री। यदि कोण ATC को TR विभाजित करती है तो कोण CRT का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ACT बराबर ATC दिया गया है, तो इन दोनों का मान 1 है, और हमारे पास किसका मान है, CAT बराबर 36, यानी कि इस वाले कोण का मान हमें पता है, इसका है 36 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर ये दो कोण दिए गए हैं, ये दो कोण बराबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें कोण CRT निकालना है, तो यहाँ पर हमें कौन सा कोण चाहिए, ये वाला हमें कोण फाइंड करना है। तो हम दोस्तों यहाँ पर जो पूरा त्रिभुज दिया गया है इसके सभी कोणों का मान निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अलग से एक त्रिभुज बना के आपको बता देता हूँ। पहले हम ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज का मान निकालेंगे, सभी कोणों का योग। तो यहाँ पर इसका मान AC और ये T, तो हमारे पास इतना दिया गया है, इसका 36 डिग्री। ठीक है, तो हम जानते हैं त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, 180। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है ये कितना है, 36 डिग्री है। ठीक है, और ये बोला गया है हमसे कि ये दोनों बराबर हैं, कोण ACT बराबर है ATC के। तो हम दोनों को मान लेते हैं x डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 36 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 2x। यहाँ पर 180 में से ये 36 आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144 और बराबर में 2x, और x की अगर वैल्यू हमें पता चलेगी तो यहाँ पर हम आ जाएगा 72 डिग्री। तो जो एक कोण का मान है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। यहाँ पर भी दोनों का 72 डिग्री, तो ये दोनों बराबर हैं। बराबर कितना आ गया इनका दोनों का, 72 डिग्री। अब हम देखते हैं इस वाले कोण का मान जो यहाँ पर पूछा गया है हमसे। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक और त्रिभुज बना ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है लाइन और ये है ACT और इसे नाम दिया गया है R। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान हमें पता है कितना है, 72 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर इसका मान कितना है, इसका भी 72 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर इसका मान पहले दिया गया है 36 डिग्री। ठीक है, अब हमें एरिया फाइंड करना है किसका, ये वाला त्रिभुज का। तो यहाँ पर दोस्तों तीन कोणों में से यहाँ पर C का मान दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है T का मान 72 डिग्री। अगर रेखा त्रिभाजित कर रही है तो दोनों का मान यहाँ पर आधा आधा हो जाएगा, यानी कि 36 डिग्री ये हो जाएगा और 36 डिग्री ही ये हो जाएगा। तो हमारे पास इसका मान है और इसका मान है। अब हमें निकालना है R का। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, और हमें पता है C का कितना है, 72 डिग्री, प्लस T का कितना है, 36 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, R का मान। इसे हम मान लेते हैं Y। ठीक है, तो हम कर देते हैं मान प्लस Y। अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 2 8 और 7 3 10, 108 प्लस Y यहाँ पर 180। अब यहाँ पर हम Y का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 72 डिग्री बराबर Y। तो जो Y की वैल्यू आ गई है 72 डिग्री, यानी कि R का मान कितना हो गया है, 72 डिग्री। ये हमसे पूछा गया था कि कोण CRT का मान कितना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 72 डिग्री होगा। आप आंसर में देख सकते हैं 72 डिग्री आपका आंसर आ गया। 2 केलों और 1 अमरूद का मूल्य कितना है, 7 रुपये है। 3 केलों और 2 अमरूद का मूल्य कितना दिया गया है, 12। 1 अमरूद का मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपसे क्या बोला गया है, 2 केले, तो हम मान लेते हैं 2K, यानी कि 2 केले प्लस 1 अमरूद यानी कि 1, यानी कि 1A, यानी कि अमरूद बराबर कितना दिया गया है, इनका मूल्य 7
रुपये, ठीक है। और फिर देखते हैं 3 केले यानी कि 3 के प्लस 2 अमरूद 2A बराबर मूल कितना दिया गया है 12। तो हम इसे यहाँ पर दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं, हमें मिल जाएगा आंसर। हम इसमें ऊपर वाली में इसे सेम पोजीशन में लाने के लिए यहाँ पर 3 से और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 के प्लस 3A बराबर में 7×3=21। यहाँ इसे सॉल्व करते हैं तो 6 के प्लस 2×2=4A बराबर में 12×2=24, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ए प्लस प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस प्लस माइनस का हमें ए मिल जाएगा और यहाँ पर प्लस प्लस माइनस का हमें 3 मिल जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होके ए की वैल्यू जो आ जाएगी वह आ जाएगी 3, ठीक है। अब हमें बताना है एक अमरूद का मूल। तो हमने एक इसको माना था अमरूद को, तो ए बराबर कितना आ गया 3। अगर केलों का मूल्य पूछें तो हमें इन मानों में इसका ए की वैल्यू रख देनी है, तो हमें केले का मूल्य भी पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों कई इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों जो पटवारी का नया सिलेबस है उसमें जो साइंस सब्जेक्ट है उसकी वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड हो गई हैं। वह वीडियो शुभम सर के द्वारा अपलोड की गई हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से उन वीडियो में सभी जो टॉपिक हैं उनको बताया गया है और आपका कॉन्सेप्ट और पूरे डाउट वहां पर क्लियर किए गए हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके या फिर आप प्ले लिस्ट पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके साइंस को अच्छे से समझने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक के पास एक कुत्ता या एक बिल्ली या कुत्ता और बिल्ली दोनों पालतू पशु के रूप में है। 20 विद्यार्थियों के पास एक कुत्ता और 26 विद्यार्थियों के पास एक बिल्ली है। कितने विद्यार्थियों के पास कुत्ता और बिल्ली दोनों हैं? तो यहाँ पर दोस्तों क्या बोला गया है, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थी टोटल कितने दिए गए हैं 39। और यहाँ पर दोस्तों 20 विद्यार्थियों के पास बोला गया है कि क्या है, केवल एक डॉग है, ठीक है। और 26 विद्यार्थियों के पास ओनली कैट है, ठीक है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वे विद्यार्थी जिनके पास ये कुत्ता और बिल्ली दोनों हैं, तो यहाँ उनकी संख्या हमें निकालनी है। विद्यार्थी जिनके पास दोनों हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिनके पास बराबर में कर देंगे, दोनों हैं बराबर में, जिनके पास कैट है, ठीक है। और प्लस जिन विद्यार्थियों के पास डॉग है उनको डॉग को प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे हम टोटल स्टूडेंट में से, टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए जिनके पास दोनों हैं तो उनकी संख्या हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बराबर, जिनके पास कैट है उनकी संख्या कितनी है 26 है, तो 26 लिख लेते हैं। जिनके पास डॉग है उनकी संख्या कितनी है 20 है, प्लस 20 कर देते हैं। और टोटल माइनस स्टूडेंट कर देते हैं हम, तो स्टूडेंट कितने हैं 39। इसको जोड़ेंगे तो हम हो जाएगा 46, 46 में से 39 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 7, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वह स्टूडेंट आ जाएंगे जिनके पास कैट और डॉग प्लस दोनों हैं, तो उनकी संख्या हो जाएगी 7, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की गति क्या है जो 40 सेकंड में 200 मीटर की सुरंग को पार कर सकती है? तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो अब क्या बोला गया है, हमें निकालना क्या है, 40 सेकंड में हमें निकालना है 40 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की गति, यानी कि स्पीड हमें यहाँ पर निकालनी है, यानी कि चाल हमें निकालनी है। तो चाल बराबर हमें निकालनी है तो हम लिख लेते हैं
चाल बराबर, तो यहाँ पर दोस्तों चाल बराबर हो जाएगा 400 मीटर क्या है रेलगाड़ी, हम जोड़ देते हैं। और सुरंग की कितनी दूरी है, तो वह है 200 मीटर। इन दोनों को हम समय कितना दिया गया है 40 सेकंड, 40 सेकंड कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस आंसर में किलोमीटर में आंसर लाना है, जो कि हमें दिया गया है सेकंड मीटर में, सेकंड पर मीटर में। तो हमें इसे 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 400 और 200 कितना होगा 600, यहाँ पर 40 और इंटू 18/5, इसे कैंसिल करते हैं तो एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगी। यह आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 15 बार टाइम कैंसिल हो जाएगा। यह 5 से चला जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ पर बचेगा 3 और 18, जो कि आ जाएगा आंसर 54 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक डिब्बे की लंबाई 50% से बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 10% से बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई जो है 7% से घटा दी जाती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की बढ़ेगी या वृद्धि होगी या कमी होगी? तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। क्या बोला गया है, डिब्बे की लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि बेस्ट, और फिर बोला गया है हाइट यानी कि एच। ठीक है दोस्तों, तो लंबाई में यहाँ पर हम मान लेते हैं इसकी लंबाई 100 होगी और चौड़ाई होगी वह भी 100 होगी और ऊंचाई होगी वह भी 100 होगी। तब दोस्तों इसका आयतन कितना हुआ होगा, तो वह देख लेते हैं। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 10 लाख। ठीक है। अब बोला गया है 50% से बढ़ा दी जाती है, यानी कि इसका 50% अगर हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 150। और इसका बोला गया है 10% से बढ़ा दी जाती है, यानी कि इसका बढ़ाएंगे हम 10% से तो ये हो जाएगा 110। और यहाँ पर बोला गया है 60% से घटा दी जाती है, तो अगर हम 100 में से 60 को कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 66,000। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 4 जीरो से हम 4 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, और जो बचा हमारे पास वह बचा हमारे पास 100 में 66 को हमें माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 34%। पहले कितना था 100 था, 100%, अब कितना हो गया है 66% हो गया है। ठीक है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया है आयतन में प्रतिशत वृद्धि हुई है या मतलब कमी हुई है। तो पहले 100 था, अब यहाँ पर 66 है, और अगर इनका कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, तो वह यहाँ पर निकल के आ गई है 34% की कमी हुई है। ठीक है, कमी हुई है, यही इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव ए से बी की दूरी को धारा की दिशा में एवं बी से एक धारा के विरुद्ध 4 घंटे में तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है एवं स्तर पानी में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बी की बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, यहाँ पर दिया गया है एक नाव जो ए से बी, ठीक है, यहाँ पर बी कर देते हैं की दूरी, यहाँ से अपन दूरी कर बना देते हैं। ये दोनों पॉइंट हैं ए से और बी तक। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों धारा की दिशा में ए से जाती है, तो यहाँ पर जो जाएगी नाव इस तरह से जाएगी धारा की दिशा में, और जो आएगी तब उसे धारा की विपरीत दिशा में मिलेगी, उसकी स्पीड होगी। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो बोट यानी कि नाव प्लस स्पीड कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर बोट की बोली गई है कि स्थिर पानी में नाव की चाल कितनी है 4, और स्पीड कितनी है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर करते हैं नाव माइनस स्पीड, क्योंकि यह विपरीत दिशा में जाएगी तो स्पीड जो है नाव की क्या है 4 घंटे, और धारा की 2 घंटे उसे कट करेगी, तो यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगी इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर मिल जाएगा 2। ठीक है। अब इसे हम कर लेते हैं सॉल्व। तो डिस्टेंस हमें यहाँ पर बताना है, तो डी बराबर D/6 प्लस यहाँ पर D/2
और बराबर में जो स्थिर पानी में नाप की चार कितनी है दी गई है, 4 दी गई है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा है डी, और इसे करेंगे तो 2 3 जो 3D हो जाएगा बराबर में 4। और यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो यह 4D बराबर 4 × 6। ठीक है, तो 4 से ये 4 कैंसिल होंगे, यहाँ पर डी की वैल्यू आ जाएगी 6। यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समझ में ना आ रहा हो या आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मेरा पढ़ाने का मतलब तभी है जब आप अच्छे तरीके से आपके डाउट क्लियर हों और आप उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय, विजय और संजय की वर्तमान आयु का योगफल कितना है? 75 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले उनकी आयु का जो अनुपात दिया था 3:4:5 था, तो हमें संजय की वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं तीनों का योगफल कितना दिया गया है। अजय, विजय और संजय, इनका योगफल कितना दिया गया है? योगफल दिया गया है 75। ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का संबंधित अनुपात दिया गया है, तो 5 वर्ष पूर्व जो योगफल होगा 5 वर्ष पूर्व, तो कितने लोग हैं? 3 हैं। 5 वर्ष पहले यानी कि 15, यह माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो दिया गया है 3, 4 और 5। इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 3 7 5 12 आ जाता है। यहाँ पर क्या है? अजय, ये है विजय और ये है संजय। तो हमसे पूछा गया है संजय की वर्तमान आयु, तो 60। हम संजय का रेशियो कितना है? 5, और टोटल रेशियो कितना है? टोटल है 12, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। 12 पंजे 60 बराबर में आ जाता है संजय की आयु 25। ठीक है, अब यह आयु निकल के आई है 25 है, 5 वर्ष पहले की आयु है। ठीक है, हमें बतानी है इसकी वर्तमान आयु, तो हम इसमें 5 प्लस कर देंगे, वर्तमान आयु हो जाएगी इसकी 30 वर्ष। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकीय संख्या जिनके अंकों का योगफल 9 है प्रतिलोमित हो जाती हैं, यानी कि उल्टी हो जाती हैं एक दूसरे के, रिवर्सेस, जब उस संख्या में 63 जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस टाइप के क्वेश्चनों में दोस्तों इनकी ऑब्जेक्ट को पहले नंबर पर देखना है और ऑब्जेक्ट से ही आपको सॉल्व करने हैं। अब बोला किया गया है उसी तरह से आपको यहाँ पर जमा लेना है। 2 अंकों की संख्याएं जिनकी अंकों का योगफल 9 है, तो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या दी गई हैं। ठीक है, प्रतिलोमित हो जाती हैं जब उस संख्या में 63 जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर अगर इनमें 63 हम जोड़ते हैं तो जो उसका आंसर आएगा, तो ये संख्या एक दूसरे की उल्टी हो जाएंगी। तो चलिए हम सब में 63 जोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पर 63, यहाँ पर भी 63। अगर हम चारों में 63 जोड़ते हैं तो है 63 8 71 10 81 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर यह संख्या हो जाएगी कितनी? 63 90 हो जाएगी, 27 प्लस यह हो जाएगी 99, और इसे जोड़ेंगे तो यह हो जाएगी 108। ठीक है, अब प्रतिलोमित बोला है, यानी कि यहाँ पर जो संख्या दी गई हैं ये उल्टी यहाँ पर मिलनी चाहिए हमें। तो इनमें से केवल 18 ऐसी संख्या है जो कि उल्टी हो रही है, जो 81 बन रहा है यहाँ पर। 27 में हमें यहाँ पर 72 मिलना चाहिए था प्रतिलोमित करने पर। यहाँ पर हमें 36 में से 63 मिलना चाहिए था। यहाँ पर 45 से है तो यहाँ पर 54 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तीनों में से कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ पर हमें 18 है तो यहाँ पर 81 मिलना चाहिए था, तो ऑप्शन यही है, ये इसका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 4x² माइनस 40x प्लस 10 बराबर 0, तो x² माइनस 10x प्लस 5 का मान क्या होगा? तो दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसे
क्या दिया गया है, 4x² माइनस 40x प्लस 10 बराबर में क्या दिया गया है, 0। ठीक है, एक तरफ हम इसे लिख लेते हैं। हमें किसका मान निकालना है, x² माइनस 10x प्लस 5। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो इसका मान निकालना है दोस्तों, हमें देखना होगा कि जो हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें इस तरह से ये लाना होगा ताकि हम इसकी जगह वह मान रख पाएँ। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसे हम लिख सकते हैं 4x² माइनस 40x, यह 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसमें से कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस यहाँ पर 10x और बराबर में क्या है, माइनस का 10। ठीक है, अब यह हो जाएगा x² माइनस 10x और 4 उस साइड आ जाएंगे तो माइनस का 10/4 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए हमें मिल चुका है x² माइनस 10x, जो कि यहाँ पर भी x² माइनस 10x है। तो इसका मान क्या है, माइनस 10/4। तो चलिए यहाँ पर हम माइनस 10/4 रख देते हैं और प्लस कर देती हैं 5। अगर इनका हम एलसीएम द्वारा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एलसीएम में 4, इसे करेंगे तो हमारे पास माइनस 10 और प्लस इसे करेंगे तो यह हो जाएगा 20 और बराबर में आ जाएगा हमारे पास क्या, 10। 20 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेंगे, 10/4। अब इसे हम कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक है, यही इसका आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको पहले जो मान पूछा गया है उस पर आपको ध्यान देना है कि हमें इस फॉर्म में यह जो पहला वाला समीकरण दिया गया है उस समीकरण में इस फॉर्म को हमें ढूंढना है ताकि हम उसकी वैल्यू इसमें यहाँ पर रख सकें। तो चलिए यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि √2 बराबर 1.4 इसका मान दिया गया है तो √50 माइनस √18 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम √50 दिया गया है और माइनस √18। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, 5 25 दूनी 50। यहाँ पर इसे 18 को हम कर सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 तिरका 9 दूनी 18। अब यहाँ पर 5 समान है तो यहाँ पर हम 5 ले लेंगे और यह बच जाएगा √2। यहाँ पर 3 बार आ जाएंगे तो है √2। ठीक है, जब इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 √2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, √2 की वैल्यू दी गई है तो 2 √2 की वैल्यू कितनी दी गई है, √2 की वैल्यू दी गई है 2 गुणा 1.4। तो इसे अगर हम मल्टीपल करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2.8। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 300 रुपये के बराबर राशि प्राप्त करने के लिए मुझे 0.1 इंटू 3000 में क्या जोड़ना चाहिए। तो क्या प्राप्त करने के लिए, 300 प्राप्त करने के लिए 0.1 इंटू 3000 में मानना कि हमें x जोड़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर 300 बराबर, इसमें अगर हम इसका गुणा करेंगे 0.1 से तो आ जाएगा 300। क्या संख्या जोड़ी हमने, x। जब हम x का मान निकालेंगे तो 300 माइनस 300 हो जाएगा और x बराबर जो हमें मिल जाएगा 0। यही इसका आंसर होगा, यानी कि इसमें 0 जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 8 25 22 34 18 का मध्यस्थ क्या है। मध्यस्थ यानी कि यहाँ माध्यिका का बोला गया है। मध्यस्थ माध्यिका होती है, एवरेज नहीं होगा इसका। ठीक है, आपको माध्यिका यानी कि मीडियन इसका फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में दोस्तों आपको जो संख्या दी गई हैं या तो उसे उन संख्याओं को असेंडिंग क्रम में या डिसेंडिंग क्रम में आपको जमाना चाहिए पहले।
तो यहाँ पर दोस्तों हम इन संख्याओं को असेंडिंग क्रम में जमा लेते हैं। 5, 8, इसके बाद आ जाएगा 18, इसके बाद 22, इसके बाद 25 और फिर आ जाएगा 34। हमें चाहिए माध्य का, ठीक है। तो जो बीच के मान होते हैं, आखिरी अगल बगल की दो संख्या दी गई हैं, 2 से 2 यहाँ पर हटा दीजिए, आप यहाँ पर इन्हें कैंसिल कर दीजिए, मतलब ये हट जाएंगी। जो दो संख्या दी गई हैं अब इनको आपको जोड़ लेना है। अगर दोस्तों हम इनको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 18/40। दो संख्या है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, जब इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 20। यही इसका मध्यस्थ होगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। पूजा बेला से 13 वर्ष छोटी है। यदि उनकी आयु का योगफल 25 है तो बेला की एज क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना जो बेला है वह बेला क्या मान लेते हैं हम, बेला बराबर x है और जो पूजा है उसे नाम दे देते हैं हम y, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि इनकी आयु का योगफल 25 है और पूजा जो है बेला से 13 वर्ष छोटी है, यानी कि अंतर इनका 13 है। तो हम करते हैं x माइनस वाई, अंतर कितना दिया गया है 13, और x प्लस वाई आयु का योगफल कितना दिया गया है 25, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये y से y कैंसिल, यहाँ मिल जाएगा 2x बराबर 38, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 19। अब x हमने किसे माना है, बेला को, तो ये इसका आंसर होगा। और पूछा है बेला की आयु क्या होगी। तो दोस्तों है 20 क्वेश्चन जो पिछली बार 2017 में मैथ सब्जेक्ट से पूछे गए थे, यहाँ पर कंप्लीट हुए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और दोस्तों पटवारी का सिलेबस भले ही चेंज हो चुका है, आपको व्यापम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हर हाल में सॉल्व करना है, क्योंकि यह सिलेबस चेंज हुआ है। एग्ज़ाम लेने वाला व्यापम ही है। तो दोस्तों व्यापम जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन उसके किसी भी एग्ज़ाम में होते हैं उनको ज़रूर रिपीट करता है, और आपको इससे फ़ायदा है कि आपके एक तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं पटवारी के, और साथ ही आपके और भी क्वेश्चन आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको अपने जो एग्ज़ाम है पटवारी का उसका मैथ की अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर हो रही है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।